डोडो टीवी। सुबह का समय था। खिली खिली धूप और हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। गगन अपने हाथ में कॉफी का कप लिए अपनी बालकनी में आया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सामने टेबल से अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगा। अखबार में एक फ्लैट का इश्तिहार छपा था। गगन वो इश्तिहार देखकर खुश हो गया, क्योंकि वो बहुत समय से किराए के घर में रह रहा था और उसे एक अच्छे घर की तलाश थी। अखबार के उस इश्तिहार से गगन की तलाश पूरी हो गई। वो शाम को ऑफिस के बाद सीधे उस बिल्डिंग में गया। वो फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। गगन ने आसपास देखा। बाहर न तो कोई गार्ड और न ही बिल्डिंग का ओनर वहाँ था। गगन सीधा अंदर चला गया। वो सीढ़ियों से होकर तीसरी मंजिल पर पहुँचा। वो जैसे ही फ्लैट के पास पहुँचा, उसे घर के अंदर से कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। गगन ने पहले आसपास देखा, फिर अपना कान दरवाजे के पास ले जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। अंदर से एक आदमी और एक लड़की की आवाज आ रही थी। लग रहा था कि दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही है। उनकी बातें साफ सुनाई तो नहीं दे रही थी, फिर भी गगन ने अनुमान लगा लिया कि दोनों पति पत्नी होंगे। तभी उसके मन में एक सवाल उठा। अगर यहाँ पहले से कोई रहता है तो अखबार में इस फ्लैट का इश्तिहार क्यों छपा था? गगन ये सोचता हुआ वापस जाने लगा। तभी गेट पर गार्ड ने उसे रोक लिया। क्या हुआ साहेब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी से मिलने आए हैं क्या? नहीं भाई, मैं तो यहाँ फ्लैट देखने आया था। मैंने अखबार में इश्तिहार देखा था, लेकिन वहाँ तो पहले से ही कोई रहता है। फिर आप लोगों ने गलत खबर क्यों छपवाई? क्या बात कर रहे हैं साहेब, हम यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। वो फ्लैट करीबन 10 साल से खाली पड़ा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। ये सुनकर गगन दंग रह गया। क्या कहा आपने? वहाँ 10 सालों से कोई नहीं आया? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अभी मैं देख कर आ रहा हूँ। वहाँ अंदर 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। जगमोहन को भी गगन की बात सुनकर हैरानी हुई। अरे साहेब, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको वो फ्लैट दिखाई देते। जगमोहन गगन को फ्लैट में लेकर गया। जब वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था। पूरे घर में धूल जमी हुई थी और सामान सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। गगन ये देखकर हक्का बक्का रह गया। यहाँ तो सचमुच कोई भी नहीं है। इसका मतलब वो सब मेरा वहम था। जी साहेब, वो आपका वहम ही था। अच्छा, ये फ्लैट मुझे पसंद आ गया है। मुझे इसे खरीदना है। इसके मालिक का पता है आपके पास? साहेब, आप कल सुबह यहाँ आ जाइए। सुबह आपको विनोद जी मिल जाएंगे, वही इस बिल्डिंग के मालिक हैं। गगन वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन गगन बिल्डिंग के मालिक विनोद से मिला। विनोद ने गगन को बहुत ही कम कीमत में फ्लैट बेच दिया। गगन बहुत खुश हो गया और अगले दिन ही अपना सामान लेकर वहाँ रहने चला गया। गगन को घर में सामान शिफ्ट करते करते रात हो गई। वो बहुत थक चुका था, इसलिए बेड पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। गगन सुकून से अपने बिस्तर पर सो रहा था। नया घर लेने की खुशी सोते वक्त भी उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। आधी रात हो चुकी थी। घड़ी में 2 बज रहे थे। तभी गगन ने नींद में करवट बदली। वो बेड के एक कोने में आ गया। उसका एक हाथ बेड से नीचे लटक रहा था। तभी बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आया और गगन के हाथ को पकड़कर उसे बेड से नीचे गिरा दिया। गगन अचानक नींद से जाग गया और डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। गगन को लगा कि वो उसका सपना था, इसलिए वो वापस बेड पर जाकर सो गया। तभी कहीं से अजीब सी आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी कि मानो कोई कांच पर अपने नाखून खुरच रहा हो। वो आवाज इतनी तेज थी कि गगन के कानों में चुभन होने लगी। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज अभी भी उसके कान तक पहुंच रही थी। गगन उस आवाज का पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही वो आवाज बंद हो गई। गगन ने आश्चर्य से चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर बालकनी के पास वाली खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की पर किसी के नाखून के निशान थे। गगन बालकनी के पास गया। तभी उसने देखा कि बालकनी की रेलिंग के ऊपर एक लड़की इधर से उधर चल रही थी। अंधेरे में उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गगन उसे देखकर बहुत घबरा गया।
वो सहमा हुआ उसके पास जाने लगा। गगन बालकनी में पहुंचा ही था कि तभी उस लड़की ने बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। गगन की तो जैसे डर के मारे जान हलक में आ गई। वो जल्दी से बालकनी के पास गया और नीचे देखा, पर उसे वो लड़की कहीं नहीं दिखी। फिर गगन ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर से नाखून के निशान गायब हो चुके थे। गगन बहुत परेशान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच्चाई है या फिर कोई भ्रम। उसने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और वापस जाकर सो गया। फिर अगली रात 2 बजे जब गगन गहरी नींद में था, तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। जगमोहन, जगमोहन, मुझे छोड़ दो, मेरे पास मत आना, बचाओ, कोई है। गगन वो चीख सुनकर अचानक उठ गया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर भागा। बाहर आकर उसने देखा कि बिल्डिंग का गार्ड जगमोहन बालकनी के पास खड़ी एक लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जगमोहन के हाव भाव से उसकी हैवानियत साफ झलक रही थी। वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटती जा रही थी। गगन उन्हें देखकर चौंक गया। उसने जगमोहन को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, ये लड़की कौन है? तुम इस लड़की के साथ क्या करने वाले हो? देखो, लड़की के पास मत जाना। अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गगन जगमोहन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जगमोहन ने गगन की तरफ देखा भी नहीं और उस लड़की की तरफ बढ़ता रहा। तभी जगमोहन ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि जगमोहन लड़की पर हमला करता, वो लड़की बालकनी से नीचे कूद पड़ी। ये देखकर गगन सन्न रह गया। तभी जगमोहन गगन की तरफ पलटा और गुस्से से गगन को देखने लगा। उसने अपना चाकू गगन की तरफ आगे किया और दौड़ता हुआ गगन पर हमला कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद गगन अपने फ्लैट से बाहर निकला। वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से नीचे भागा। नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। क्या हो गया भाई जी, आप ऐसे क्यों भाग रहे हो? बचाओ, बचाओ मुझे, वो गार्ड जगमोहन मुझे मारना चाहता है। उसने अभी अभी एक लड़की को बालकनी से नीचे गिरा दिया और मुझ पर भी हमला कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मुझे बचा लो, वो मेरे पीछे आता ही होगा। गगन की बात सुनकर हरी उसे आश्चर्य से देखने लगा और बोला, भाई जी, के नाम लिया था? जगमोहन। आप जगमोहन के बारे में जानो? उस लड़की ने उसका नाम जगमोहन ही लिया था। वो उसे मारना चाहता था। भाई जी, जगमोहन यहाँ पर गार्ड था, लेकिन अभी नहीं, 10 साल पहले आया था, क्योंकि 10 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर गगन को बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी उसे देखा है। भाई जी, आपने उसे नहीं, उसकी आत्मा को देखा होगा। मैं आपको सारी बात बताता हूँ। आज जिस फ्लैट में आप रहते हैं, 10 साल पहले वहां इंदू नाम की एक लड़की रहा करती थी। इंदू शहर में अकेली थी। उसके माँ बाप गुजर चुके थे। उस टाइम पे जगमोहन वहां काम करता था। जगमोहन की इंदू पर गंदी नजर थी। वो किसी न किसी तरह इंदू को पाना चाहता था। इसलिए एक रात को वो चुपके से इंदू के कमरे में घुस गया और इंदू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। लेकिन इंदू उससे बचने के चक्कर में बालकनी से नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। आसपास रहने वाले लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर जगमोहन को उसी फ्लैट में पीट पीट कर मार डाला। तभी से उसकी आत्मा उस फ्लैट में भटक रही है। उस दिन के बाद जो भी वहां रहने आया वो जिंदा नहीं बचा, लेकिन मन में हैरानी हो रही है कि हम कैसे बच गए। हरी, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैं अपना सामान लेकर अभी यहाँ से चला जाऊंगा। हरी गगन की बात मानकर उसके साथ गया, लेकिन जब हरी फ्लैट के अंदर पहुंचा तो उसके सामने गगन की लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर चाकू घुपा हुआ था। ये देखकर हरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस दिन से ना तो गगन का कोई पता चल पाया और ना ही हरी का। पंजाब के काल भैरव मंदिर की बहुत मान्यता थी। दूर दूर से लोग यहाँ भगवान काल भैरव के दर्शन करने आते थे। मगर पंजाब के संगरूर के इस काल भैरव मंदिर की एक बात और बहुत प्रसिद्ध थी कि मन का शुद्ध कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से कुछ मांगे तो उसको जरूर मिलता था।
संगरूर की एक और बात बड़ी विचित्र थी। यहाँ पिछले 20 साल से हर साल वैसाख की अमावस्या को एक बच्चे का कटा हुआ सर काल भैरव मंदिर के बाहर मिलता था। लोगों का मानना था कि संगरूर के पूर्वजों की गलतियों के कारण काल भैरव उनसे नाराज हैं और हर साल वो एक बच्चे की बलि ले लेते हैं। मंदिर के पुजारी समय समय पर लोगों को प्रवचन देकर इस श्राप से मुक्ति का रास्ता बताया करते थे। वैसाख की अमावस्या अगले हफ्ते ही थी। इस शाप से मुक्ति का एक ही रास्ता है। वो क्या पुजारी जी? हर साल जिस बच्चे की बलि जाती है उससे एक हफ्ता पहले वो बच्चा अजीब तरीके से रहने लगता है। हमें इस बार उस बच्चे का अनुष्ठान करना होगा। उससे हम इस शाप से मुक्त हो जाएंगे? हाँ। मुझे बहुत डर लग रहा है पुजारी जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, इस बार किसी को कुछ नहीं होगा। पुजारी जी की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। उसी दिन रात में राकेश के बेटे विनय की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा और अचानक उठ खड़ा हुआ। विनय बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मैं सबको मार डालूंगा। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थी और उसके सर पर 2 लंबे सींग निकल आए थे, बिल्कुल किसी खतरनाक राक्षस की तरह। राकेश डर के मारे पसीने से भीग चुका था। आखिर उसके इकलौते बेटे को ही क्यों चुना काल भैरव ने? बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू क्या मुझे बचाएगा? अब इस शहर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर विनय घर से बाहर निकल गया और सामने जा रहे एक आदमी को देखकर उसके पास पहुंच गया। वो आदमी विनय को देखकर घबरा गया। वो भागने लगा। विनय ने अपना हाथ लंबा किया और उसकी गर्दन पीछे से पकड़ ली। उसने उसको अपने पास खींचकर अपने लंबे सींग उसकी छाती में घुसा दिए। वो वहीं मर गया। विनय अचानक वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके सींग गायब हो गए। राकेश उसको उठाकर सीधा पुजारी जी के पास ले गया। ये देखिए पुजारी जी, मेरे बेटे को क्या हो गया है? सोते सोते अचानक ये उठा और इसके सींग निकल आए। इसने सामने से जाकर एक आदमी को जान से मार दिया और फिर बेहोश हो गया। अभी तक होश में नहीं आया है। आप इसे बचाइए। इसका मतलब इस बार काल भैरव ने विनय को चुना है। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप कुछ भी करके इसको बचा लीजिए पुजारी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हमें अनुष्ठान करना होगा। तुम जाओ और अमावस्या के अगले दिन आना। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। राकेश वहां से चला गया और पुजारी जी विनय को लेकर अंधेरे कमरे में चले गए। राकेश अमावस्या की अगली सुबह मंदिर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विनय की कटी हुई गर्दन मंदिर के ठीक सामने पड़ी थी। उसे देखते ही राकेश जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी पुजारी जी वहाँ आए। पुजारी जी, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि इसको कुछ नहीं होगा। मैंने इसको बचाने की हर संभव कोशिश की, मगर इसके अंदर का राक्षस बेहद खतरनाक था और कल रात स्वयं काल भैरव ने आकर इसकी बलि ली। वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस था। राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसका बेटा राक्षस कैसे हो सकता है? मुझे खुद भगवान काल भैरव ने बताया कि ये उनकी आखिरी बलि थी। वो मेरे अनुष्ठान से खुश हुए और अब ये शहर श्राप से मुक्त हो गया है। मगर मैं अभी भी नहीं मान सकता कि मेरा बेटा एक राक्षस था। मैं खुद काल भैरव को प्रसन्न करूंगा और उनसे पूछूंगा। राकेश भगवान काल भैरव का बहुत बड़ा भक्त था। वो मंदिर के अंदर चला गया और भगवान काल भैरव की मूर्ति के ठीक सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, ये तुमने क्या किया मेरे प्रभु? मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त और तुमने मुझसे ही मेरा बेटा छीन लिया। मैं तुम्हारे सामने अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। ये कहकर उसने अपना सर पटकना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून निकलने लगा। वो सर पटके जा रहा था।
और बस बेहोश होने वाला ही था कि अचानक जोर से मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी। उसने ऊपर देखा तो साक्षात भगवान काल भैरव उसके सामने खड़े थे। भगवान को सामने खड़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान, मेरे प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। उठो पुत्र, उठो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आपने मेरे बेटे की बलि ली है। मुझे पता है वो राक्षस नहीं था भगवान। मुझे ज्ञात है कि क्या हुआ है। तुम्हारा बेटा राक्षस नहीं था, बल्कि राक्षस तो ये पुजारी है। ये सब इसी ने किया है। पुजारी अचानक से एक बेहद खतरनाक राक्षस में बदल गया और हंसने लगा। आखिरकार भैरव तुम आ ही गए। मुझे पता था कि तुम किसी लाचार की आवाज सुन के ही आओगे, और मैं तुमसे करोड़ों साल पुराना बदला ले सकूंगा। तुमने मेरे राक्षस पुत्र का वध किया था, उसका बदला लेने के लिए ही मैं यहाँ पुजारी बन के आया, और हर साल एक बच्चे को पहले राक्षस बनाता, और फिर जब उसको तेरे पास लाया जाता तो उसको मार देता। तुम कभी नहीं आए, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो राक्षस भगवान काल भैरव की तरफ बढ़ा। भगवान काल भैरव को जैसे ही उसने छूना चाहा, भगवान वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गए। अरे मूर्ख, मुझे पकड़ेगा? मुझे मेरे भक्तों के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। भगवान काल भैरव ने अपनी खड़क के एक ही प्रहार से उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी। वो भस्म हो गया। राकेश, तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। तभी विनय अचानक राकेश के सामने प्रकट हो गया। राकेश ने उसको गले से लगा लिया और दोनों पिता पुत्र ने भगवान काल भैरव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए और इस तरह संगरूर को एक खतरनाक राक्षस से मुक्ति मिली। राजपुर गांव नदी के किनारे बसा होने के कारण वहां के लोगों का मुख्य धंधा मछली पालन और खेती था। उस दिन जब रामू किसी काम से शहर से साइकिल से वापस आ रहा था, तब आते समय साइकिल पंचर हो गई थी। देर भी हो गई थी। रामू जब अपने घर पहुंचने ही वाला था कि एक साया उसकी गर्दन पकड़ कर गिराते हुए, पूरे गांव वालों को कह दो, रात को घर से बाहर निकलते ही मैं उनका खून पी जाऊंगा। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे बच्चे मेरा घर पे इंतजार कर रहे होंगे। कल मेरी बेटी की बारात आने वाली है। चुप रहो। थोड़ी देर में रामू की गर्दन में दांत लगाकर खून पी गया था। जब बनवारी उनका पड़ोसी उधर से निकला तो, अरे बनवारी, घर भाग जाओ, किसी को नहीं छोड़ेगा। पूरे गांव में खबर फैला दो और शाम होने के बाद कोई बाहर ना निकले। कहते कहते रामू की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरे बंद करो ये सब गाना बजाना। रामू को तो किसी ने बात दिया है, और वो कह रहा था कि शाम के बाद कोई घर से बाहर ना निकले। किसी तरह रो धोकर बेटी की शादी दिन में ही कर दी गई थी। ऐसे ही एक दिन कल्लू मछुआरा जब मछलियां पकड़कर वापस आ रहा था तो देर हो गई। अचानक लगा कि मछलियों का बोझ भारी हो गया है। जब उसने अपने सिर पर रखा बर्तन देखने के लिए उतारा तब, मछलियां खाने का बड़ा शौक है ना तुझे? अब मैं तुझे मछलियों की तरह ही खाऊंगा, एक एक हड्डी निकाल दूंगा। कल्लू डर से कांपते हुए, अरे बाप रे! वो पूरा जोर लगा के भागा था, लेकिन उस खौफनाक पिशाच ने उसे धर दबोचा और उसकी गर्दन में दांत लगा के सारा खून पी गया। उसके बाद तो किसी काम से शहर गए लोगों को रात हो जाती है तो वो शहर में ही किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। एक बार किशन काफी दिनों बाद जबलपुर से नौकरी से छुट्टी पर आने वाला था। पिता अर्जुन सिंह फोन पर, पहले ही बता दे रहा हूं, दिन में ही आना। रात हो जाए तो शहर में किसी धर्मशाला में रुक जाना।
आजकल शाम होते ही पूरे गांव में नर पिशाच बेधड़क घूमता है। और चौधरी के नौकर और कल्लू मछुआरे को तो मार ही चुका है। पुलिस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाई है, ठीक है? बाबू, आप इधर डर क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स। किशन की ट्रेन लेट हो गई थी। मेरे पास इतना रुपया है, अगर किसी धर्मशाला में रुकूंगा तो कोई चोरी कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने स्टेशन के टेलीफोन बूथ से गांव के सरपंच का नंबर लगाया, पर वो लगा ही नहीं। किशन भुनभुनाया, बाबू को कितनी बार कहा है कि घर पे फोन लगवा लो, इस बार मैं खुद ही लगवाऊंगा। वो बस से गांव पहुंच गया। जैसे ही बस से उतरा, गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया था। वो अपना बैग हाथ में पकड़े चला जा रहा था। उसी समय पीछे उसे लगा कि कोई जानवर आ रहा है। वो थोड़ा बगल में ही हटकर खड़ा हो गया। आज बड़े दिनों बाद कोई शिकार हाथ लगा है, आज इसको मार कर ही दम लूंगा। किशन डर के मारे भागने लगा, पर उसे अपने लंबे हाथ बढ़ाकर पल भर में उसे दबोच लिया उसने, और उसकी गर्दन में दांत लगाकर उसका खून पीकर उसके निढाल शरीर को वहीं छोड़कर चला गया। अरे किशन के बापू, सुबह हो गई है, किशन आने वाला ही होगा। जरा बस देखते रहना, मैं तब तक उसकी मनपसंद खीर बना दूं। अरे इतनी उतावली क्यों होती हो, घर ही आएगा ना। अभी उनकी बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि अरे बाबूजी, जल्दी आओ, गजब हो गया है। लगता है किशन भैया रात को ही आ गए थे, पर दरिंदे ने उसे मार दिया। सब भागे हुए गए तो उसका बैग एक तरफ पड़ा हुआ था और किशन मरा हुआ पगडंडी पर ही पड़ा हुआ था। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जैसे पहले दो लोगों की गर्दन पर दांतों के निशान थे, वैसे ही किशन की गर्दन पर भी नुकीले दांत के ही निशान थे। किशन की मां जवान बेटे की मौत से होश हवास खो बैठी। मेरे बेटे, तुम्हें मना किया था रात को मत आना, फिर भी तो नहीं माना। राजपुर गांव की हवेली वाले ठाकुर साहब को जब यह खबर लगती है तो अर्जुन सिंह के पास उसका दुख बांटने आते हैं। धीरज रखो तुम, पुलिस खोजबीन कर रही है ना, पता तो चले कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। अब मैं नहीं बैठूंगा, बेटा चला ही गया है, अब जी कर क्या फायदा। कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी गांव वालों को नुकसान ना पहुंचे। हाँ, जो भी मदद चाहिए बता देना, ठीक है। किशन का क्रियाक्रम निपटाकर वो ठाकुर साहब के पास गए। ठाकुर साहब, आज रात को मैं कुछ लोगों के साथ पहरा दूंगा। मुझे आपका एक लठैत और एक पहलवान उसकी जरूरत होगी। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमारी बंदूक भी ले जाओ। ये लो। सब लोग रात को पहरे की तैयारी करने लगे। शाम होते ही सारे गांव की सीमा के पास एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए लोग। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, सारे घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए। लगभग 9 बजे थे, तभी सबने सुना कि जैसे कोई जानवर दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो जानवर नहीं, नर पिशाच था। वो बहुत लंबा चौड़ा और सफेद लबादे में था। सबकी सांसें थम गई। वो थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद गांव की तरफ चला गया। वो चिल्लाया, पूरे गांव से कोई निकलता ही नहीं, मैं सबको खत्म कर दूंगा। मैं अपना बदला पूरे गांव से लूंगा। सभी लोग समझ गए कि यह नर पिशाच है। किसी तरह सुबह का सूरज निकलने तक सब पेड़ पर ही बैठे रहे। जब उतरे तब आप सबने देखा कि वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच है। आप लोग अपने अपने घर जाइए। मैं पास ही के गांव में एक मित्र गिरधारी लाल के पास जा रहा हूं। कल सुबह तक आऊंगा। मेरी घरवाली को बता देना। और लेकर इस पिशाच से छुटकारा कैसे मिलेगा?
सभी लोग सतर्क रहें, और क्या कर सकते हैं। अर्जुन सिंह अपने मित्र गिरधारी लाल के यहाँ जाकर सारी बात बताते हैं। हमारे यहाँ गांव के बाहर जो कुटिया है, वहाँ एक सिद्ध तांत्रिक रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत भूत पिशाच भगाए उन्होंने। वह तो रात को ही मिलेंगे। आज तुम यहीं आराम करो, रात में उन्हीं के पास चलेंगे। रात को दोनों कुटिया पर पहुंच जाते हैं। क्या चाहिए भाई? इतनी रात को किस काम से आए हो? बाबा, हम उस पिशाच से मुक्त होना चाहते हैं। मेरे जवान बेटे को उसने मेरे भी से मार दिया। आपका बहुत नाम सुना है। आपको अपने गांव वालों को सावधान करना होगा कि कल कोई घर से बाहर ना निकले। मैं कल सुबह पहुंच जाऊंगा। कागज की एक लिस्ट पकड़ाते हुए, ये कुछ सामान खरीद के रख लीजिएगा। दोनों वापस गिरधारी लाल के घर पहुंच जाते हैं। सुबह होते ही अर्जुन सिंह गांव में वापस चले जाते हैं। अर्जुन सिंह घर पर आते ही पत्नी से, कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। दूसरे दिन तांत्रिक सुबह सुबह ही आकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से जाप करता है। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। इस पेड़ की जड़ के पास ही थोड़ा खुदाई करो, तो यहाँ मिट्टी थोड़ी गीली लग रही है। अर्जुन सिंह खुदाई करते करते, बाबा ये देखिए, एक हड्डी का टुकड़ा है। बस बस मिल गया। तांत्रिक उस हड्डी को उठाकर उसके कमंडल में जल से धोकर एक काले रंग के धागे में बांध देते हैं। सामने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वैसे ही किसी जानवर के दौड़ने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। बाबा, वो आ गया। यही तो मैं चाहता था। मुझे क्यों बांधा है? तुम मुझे यहां से नहीं भगा सकते। कहा ना तुम? मैं चौधरी के यहाँ कितने परसों से ईमानदारी से काम करता था। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। गांव के कुछ लोगों की नजर मेरी बीवी पर थी। चौधरी का सारा हिसाब किताब मैं ही देखता था। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता था, परंतु गांव वालों ने मेरे खिलाफ चौधरी को इतना भड़काया कि उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और काम से निकाल दिया। मेरे पास घर भी नहीं था। मैं अपनी बीवी को लेकर इस पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव वालों ने मुझे धमकाया कि गांव छोड़कर चला जाऊं, पर मैं अपने आप को निर्दोष साबित किए कैसे जा सकता था। लेकिन एक दिन गांव के ही कुछ लोगों ने रात में हमारी झोपड़ी में आग लगा दी और हमारी मौत हो गई। हमारी अधजली लाशों को इसी पेड़ के नीचे दबाया था इन बदमाशों ने। तुम सबकी जान ही ले लोगे तो तुम्हारा जाना ही ठीक है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस हड्डी को आग के हवाले करने जा ही रहा था। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। परंतु तांत्रिक ने बिना एक पल गवाए उस हड्डी को धीरे धीरे अग्नि के हवाले कर दिया। शाम को धुंधला घिराया था। अचानक एक बवंडर सा उठा और आकाश की तरफ चला गया। पूरा वातावरण हल्का हो गया। अर्जुन सिंह, अब गांव वालों से कह दो कि बेखौफ घूम के निकल सकते हैं। दुष्ट आत्मा वो चली गई है।